जय भीम। आज हम लोग जोधपुर में हैं और जोधपुर में किस वजह से ये आपको जानकारी लगभग जो लोग फेसबुक और ट्विटर, यूट्यूब या जो लोग एक्टिव हैं उन लोगों को जानकारी है कि मैं जोधपुर में क्यों। लेकिन जोधपुर का जो इशू है उस पर आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है और इसी की वजह से मैं लाइव हूँ। और क्योंकि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें पता करने का माध्यम है कि आप वास्तविक जगह पे जो मतलब इंसिडेंट वाली जो जगह है उस पर जाइए और जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनसे मिलिए और फिर आप बताइए कि क्या चल रहा है। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, जिनमें करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रवण सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास और समय समय पे जो सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत हुए हैं, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, पेरियर रामनायकर स्वामी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, उनके साथ साथ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, संत राम बीए, फिर मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम। आप सबको भी नमन करते हुए देश की आज़ादी में जिन लोगों का योगदान है, बार बार आपको इसलिए याद दिलाता हूं कि मेरे कहने के बाद आप अगर इनमें से किसी एक को भी पढ़ लेंगे तो शायद आपको पता लग जाएगा कि ये लड़ने की हिम्मत कहाँ से मिलती है और लड़ाई क्या है। तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, वीर अब्दुल हमीद, टीपू सुल्तान, आप तमाम नायकों को भी नमन करते हुए और इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन की नायिकाएं रही हैं, जिनमें माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा सेफ, माँ झलकारी बाई, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ उदादेव पासी, माँ फूलन देवी, माँ रमा देवी, माँ, वो तमाम माएँ जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान सामाजिक परिवर्तन के नाम दिया, उनको भी नमन करता हूँ। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ भीम आर्मी की टीम का, बहुजन एक्टिविस्ट साथियों का, जिन्होंने इस घटना की तरफ हमारा ध्यान जो है आकर्षित किया। ये जितेंद्र पाल मेघवाल एक साथी हैं जो पाली में रहते हैं। आज मैं उनके घर गया था उनके परिवार से मिलने, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए, क्योंकि साथी ये दुख दर्द उनका नहीं है, ये हम सब लोगों का दुख दर्द है। अन्याय हुआ है, अन्याय का प्रतिकार करना, उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी। लेकिन मैं आज एक कड़वे सच से वाकिफ हुआ तो मुझे लगा कि ये सच आपको जानना चाहिए सब लोगों को। अगर आप इस सच को नहीं जानते हैं तो इसका मतलब जो है आपको पता ही नहीं कि भारत में क्या क्या चल रहा है। पहले बात हम लोग करते हैं जितेंद्र पे। जितेंद्र पाली के बारवा गांव के रहने वाले हैं और क्योंकि मूछें रखते थे, गवर्नमेंट जॉब पे भी थे, उनके साथ अन्याय हुआ और आरोपियों ने अगले चरण में उनकी हत्या कर दी। घटना क्या हुई थी जरा गौर करते हैं। पुलिस क्या बताती है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, उससे अलग हटके चंद्रशेखर आपको सच्चाई बताते हैं। 2 साल पहले, क्योंकि उसका रहन सहन, उसका खाना पीना, उसका उठना बैठना, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका जो मतलब स्टाइल था वो आम लोगों से, मतलब जो उस क्षेत्र पाली जो जिला है उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से अलग था।
और वो अपने अधिकारों का प्रयोग करता था, तो उसको जैसे यहाँ हमें अपमानित करने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को ढेड़ कहते हैं, ढेड़ कुछ इस तरह का शब्द। तो वो अपने गांव घर के चबूतरे पे वहाँ बैठा हुआ था, तो उसको एक किसी दूसरे व्यक्ति ने, विपक्षी ने उससे कहा कि आंखें नीची करो। और उसने कहा क्यों? तो इस बात पे उसने गाली दी, उसको अपमानित शब्द कहे। फिर वो अपने परिवार के लोगों को बुलाया और उसको पिटाई की गई। इस बात के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद गिरफ्तारी हुई, 3 दिन में बेल हुई। और ये जो विपक्षी गण है, ये लंबे समय से साजिश कर रहे थे उसके पीछे। और एक दिन मौका लगते 15 तारीख को 2 लोग जिन्होंने हत्या की, उनके साथ बहुत सारे लोग जो नहीं दिखाई दिए, लेकिन उन लोगों ने साजिश में हिस्सेदारी की। 3 दिन तक उसकी रेकी करके और पीछे से चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। अब जितेंद्र के एक परिवार में कौन कौन? जितेंद्र के एक पिताजी हैं जो पैरालिसिस हैं, जितेंद्र की माँ है, जितेंद्र की 4 बहनें, जितेंद्र के एक बड़े भाई, फिर उनका चाचा ताऊ का परिवार। अभी जितेंद्र अपनी तरफ से इकलौते व्यक्ति जो परिवार की देखरेख कर रहे थे। ये हुई जितेंद्र का मामला। बेसिकली अब पाली जिले पे हम लोग बात कर रहे हैं। आपने अक्सर राजस्थान चर्चाओं में सुना, कभी एक आईपीएस, अभी पिछले उसमें चर्चा, आईपीएस होते हुए उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, तो फिर पुलिस सुरक्षा में घोड़ी पे उनकी बिंदोली निकली, बारद्वारी हमारे यहाँ कहते हैं यूपी में। बड़े शर्म का विषय था, यानी कि आप नौकरी करके आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक गैर बराबरी राजस्थान में उससे पार नहीं पा सकते हैं। आपके लिए भी यही पैमाना है कि उससे आपको होकर गुजरना पड़ेगा। अब जब आज मैं वहाँ गया, एक ऐसा कड़वा अनुभव जिसको मैंने किताबों में पढ़ा, जिसको मैंने यूट्यूब पे देखा पुरानी वीडियो में, जिसको मैंने आम लोगों द्वारा सुना, अब वो मुझे वहाँ देखने को मिला। अब इतना गजब कि आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि मैं भी नहीं रह पाया कि आप लोगों को इस बारे में ना बताया जाए। ये मुझसे भी नहीं संभव हो पाया कि आपको ना बताया जाए, तो मुझे लगा कि आपसे बताना चाहिए। बताया गया ये कि उस गांव में पुरोहित समाज के लोग रहते हैं, जिनको पुरोहित मतलब वर्ण व्यवस्था में उनको ब्राह्मण कहते हैं, जाति व्यवस्था में भी उनको ब्राह्मण कहते हैं। मेरी किसी ब्राह्मण से लड़ाई नहीं है, मेरी तो लड़ाई सामंतवादी ब्राह्मणवादी सोच से है। बताया यह गया कि पुरोहितों के घर के आगे आज भी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड की जो महिलाएं हैं वो चप्पल पहन के नहीं गुजर सकती हैं। अगर गुजर जाती है तो ये पुरोहितों का अपमान है, और अपमान की फिर सजा है। आजाद भारत है, तमाम संविधान ने अधिकार दिए हैं, फिर आप गांव में किसी के घर के सामने से पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन के, या फिर एक एजुकेटेड बेटी बहन होके माँ होके आप चप्पल उठा के चलेंगे, उस बेटे पे क्या गुजरती होगी जिसकी माँ को ऐसा करना पड़े या करने के लिए मजबूर किया जाए। कुछ गांव ऐसे हैं पाली जिले में जहां आज भी मोटरसाइकिल पर बैठकर आप नहीं निकल सकते हैं। मूछें रखना तो बहुत बड़ी बात है। एक और घटना पता लगी कि एक महिला ने राजस्थानी जो ड्रेस है वो पहन ली थी, तो इन्हीं जातीय दम भरने वाले लोगों ने उस महिला को जबरदस्ती खींच के उसके वो वस्त्र निकाले, उसको नग्न किया, और जब तक उसके घर से वो कपड़े नहीं आए, उसके आम कपड़े, तब तक उसको नग्न नहीं रखा। फिर जब आम कपड़े आए तब उस कपड़ों को पहना के उसको वहाँ से भेजा। मतलब एक तरह से इस देश के जो भव्यता है, यानी कि अच्छे कपड़े और अच्छा खान पीन रहन सहन, उन सब चीज़ों पे यहाँ एक विशेष वर्ग का कब्जा है। और फिर जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ से बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं, जानबूझ के की जाती है, कभी नाक रगड़वाने की, कभी पेशाब पीने की, कभी इस तरह की। तो मैं बड़ा अचंभित था कि यार ये होता होगा पहले, क्योंकि यूपी से आते हैं तो यूपी में तो नहीं होता, अब कहीं कहीं होता होगा यूपी में इस तरह की स्थिति की भाई, लेकिन यहाँ आके तो बड़ा अचंभा था कि ये क्या है। अब ये बड़ा असहनीय है। तो आज हमने तय किया कि 1 साल में आज़ाद भारत में जो सामंतवादी व्यवस्था चल रही है, जो अन्याय चल रहा है, इसका प्रतिकार करना है, इसको खत्म करना है, इस गुलामी को काटना है। और लोग लड़े किसके भरोसे?
क्योंकि यहाँ तो 71 साल से तो लोकतंत्र ही चला रहा है, हमारे MP MLA बनते हैं, और यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं पहाड़िया जी राजस्थान में, तो नहीं बदला। यानी कि विधायक MP बनने से तो नहीं बदलता है, यानी कि अगर आप मुख्यमंत्री बन जाए तो भी नहीं बदलता है, सरकार बदलने से भी नहीं बदलता है। बदलता कैसे? बदलता ऐसे जब आप इसके खिलाफ कोई ठोस काम करते हैं, या फिर अगर आप ताकत में होने के बावजूद ताकत में आने पर इसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। ना ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा है कि ये होना, इसको ख़त्म करना चाहिए, ना ही किसी सरकार का एजेंडा है, ना ही किसी नेता का एजेंडा है। हाँ, मगर ये अपमान लगातार जारी है। ये है राजस्थान। इस राजस्थान से मुझे तकलीफ है, राजस्थान की भव्यता से, राजस्थान के संघर्ष से, राजस्थान से मुझे कोई तकलीफ नहीं, किसी जाति से मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो सामंतवादी ब्राह्मणवादी सोच है उससे मुझे तकलीफ है। और मैं अपनी बहनों को, जो जितेंद्र के परिवार में, ये वचन दे के आया हूँ आज, जो 4 बहनें, जिनमें 2 बहनें तैयारी कर रही हैं, 2 बहनें शादी हो गई हैं, कि जितेंद्र चला गया लेकिन चंद्रशेखर है, तो जितेंद्र ही बन के इस रिश्ते को निभाऊंगा, चाहे शादी भी हो कुछ भी हो। मेरे लिए यही राजनीति है, क्योंकि जितेंद्र के परिवार ने मुझे, जैसे मैं एंट्री कर, सब लोगों ने ये बताया, उनके चाचा ने, उनके भाई ने, कि वो, हाँ, उनकी घर में बहनों ने बताया कि हम आपको नहीं जानते थे, लेकिन जितेंद्र आपकी फ़ोटो दिखाता था, कहता कि मैं इनका बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं, मुझे इनके जैसा बनना है। और मुझे भी उसने हमें देख के रखी। फिर उसके चाचा ने बताया कि वो कहता था कि मुझे अपने जीवन में एक बार भाई को गांव में ज़रूर लाना है। तो परिवार ने मुझसे कहा कि आप आए भी तो तब जब जितेंद्र नहीं रहा है। बहुत तकलीफ का इशू है, मेरे लिए तो बहुत तकलीफ का इशू है। तो जितेंद्र पाल मेघवाल को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए कुछ मांगे हमारी थी, जैसे मैंने वहाँ भी कही थी, आपने लाइव में सुनी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोगों का दोष है। अगर पुलिस ठीक समय से कार्रवाई करती, कोर्ट के जरिए आरोपियों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं ना होती और आज जितेंद्र हमारे बीच जिंदा होता। समाज में बड़ा आक्रोश है, पूरे देश दुनिया में इसकी चर्चा है कि मूछें रखने पर हत्या होती है। पुलिस इस बात को नकार रही कि मूछें रखने पर नहीं। सच यही है कि ये लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ थी। उनको लगता था कि एक वंचित वर्ग का, बहुजन समाज का बेटा उनके सामने आंख उठा के कैसे चलता है और इस तरह से मूछे उछे रख के गाड़ी वाड़ी में कैसे घूमता है। ये उनका अधिकार नहीं है, और ये अधिकार अगर कोई इस तरह का कोई काम कर रहा है तो ये अनुचित है उनके नज़रिए से, तो उसकी हत्या होना जरूरी है। और मैं इसको गलत मानता हूँ। मैं क्या, कोई भी जो इंसान खुद को मानता है उसको गलत मानेगा, और जब हम इसको गलत मानते हैं तो ये गलत ही। हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे परिवार को और गवाहों को हथियारों के लाइसेंस दिए जाएं। दूसरा, जो चश्मदीद गवाह है उनको सुरक्षा दी जाए, और परिवार को भी। परिवार चाहता है जितेंद्र के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी मांग ये थी कि परिवार के एक व्यक्ति को, क्योंकि जितेंद्र भी सरकारी नौकरी पर चला गया था और अभी परिवार के पास पूरा भविष्य जीवन है, जिस माँ बाप ने पाल के इतना बड़ा किया, उनके तो सारे सपने ही खत्म हो गए, तो जितेंद्र के परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरा, हम चाहते हैं कि जितेंद्र के परिवार को, क्योंकि बहनें अभी छोटी हैं, वो पढ़ रही हैं, वो भी अच्छी शिक्षा लेना चाहती हैं, माँ भी है, पैरालाइसिस पिता भी हैं, भाई भी है, भाभी भी है, घर की जिम्मेदारियां भी, तो 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। एक, क्योंकि ये हत्या, जैसे मैंने बताया कि 2 लोगों ने नहीं की है, 2 लोग होते तो शायद वो जवाब दे देता, तो बहुसंख्यक रूप से मिलके और घेर के अपने वाले क्षेत्र में रास्ता बंद करके ये किया गया है। तो इसकी पूरी जांच हो, और जो लोग इसमें दोषी पाए जाए, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, उन पर भी कार्रवाई हो। और यहाँ राजस्थान में केस ऑफिसर स्कीम है, उसके अनुरूप ये चले। हमारा कहना था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। अब ये हमारी मांगे, कुछ मांगों पर सहमति बनी, 2 मांगे जिन पर सहमति नहीं बनी थी, जैसे नौकरी और मुआवजा। इसके लिए हमने यहाँ के अधिकारियों से बात की और उनसे अपना ज्ञापन दिया और उनसे कहा कि क्या तो मुख्यमंत्री मना कर रहे थे कि हम नहीं देना चाहते, और नहीं देंगे तो हमसे ली जाएगी तो हम ले लेंगे, या फिर मुख्यमंत्री जी हमारी बात को माने। इसके लिए हमने उनको 25 तारीख तक का समय दिया है। आज 22 तारीख है, कल 23 है, परसों 24, 25 तक उनकी, 26 को शाम तक मुझे यहाँ आना है। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई, फिर यहाँ आंदोलन चलेगा।
इस आंदोलन के बाद ये स्वाभिमान यात्रा और अधिकार यात्रा जाएगी। अगर 25 तक मांगे पूरी, 26 तारीख में यहाँ से मोर्चा 26 में यहाँ धरने बैठेगा, 27 तारीख से हम लोग मूव करेंगे जयपुर की तरफ। फिर जयपुर में ये आंदोलन चलेगा मुख्यमंत्री आवास के बाहर। और राजस्थान में हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान में हम कहीं भी अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन फिर आपसे कह रहा हूँ कि सर, हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है और हम यहाँ मरने के लिए पैदा नहीं हुए। हम यहाँ सम्मान से, स्वाभिमान से और अपने अधिकारों के जीवन को जीने के लिए जो संविधान ने हमें अधिकार दिए, हम उनके लिए। और किसी को अधिकार नहीं कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो कोई हमारी हत्या कर दे। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, लेकिन मैं उनसे फिर कह रहा हूँ कि अपने दिमाग को ठीक करें, जो गोबर भरा हुआ उसको निकालें, इंसान बने, जानवर बनने से बचें। क्योंकि कल जब ये अन्याय बढ़ेगा तो इसके विरोध में क्रांति भी जन्म लेगी, और जब क्रांति जन्म लेगी तो आपका जातीय दम भी जो है ना, ये कोड़ियों के भाव बिक जाएगा। रही बात, आप लोग चिंता भी कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी पे हमला हुआ, तो नहीं, वो हमला है वो, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ बच्चे थे जो गुब्बारे खेलना चाहते थे होली हमसे, और आज हमारा होली खेलने का मन नहीं था। क्या उसका कारण ये रह सकता, क्या तो वो नौजवान लड़के हैं क्यों, जिन्होंने जो मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा कार्य नहीं जानते हैं, मेरा इतिहास नहीं जानते हैं, या फिर वो किसी ने उनको साजिश करने के लिए कहा। और अगर समझदार होते तो ऐसी गलती नहीं करते। किससे टकरा रही है उनको पता होना चाहिए था। खैर, पुलिस अपने आप उनको ढूंढेगी, कार्रवाई करेगी, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको एक गलतफहमी थी कि हम डर बढ़ जाएंगे, तो डरना तो हमने सीखा ही नहीं। ये तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है डरना वर्ड। लेकिन मेरा भी आपसे कुछ कहना है। 71 साल का लोकतंत्र, सब चीज़ें बदली हैं। विधायक MP बने, आपके आसपास के लोग बने, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ कभी किसने आवाज़ नहीं उठाई। और मुझे लगता है कि लोगों को लगता है न्याय नहीं, ये तो उनकी किस्मत का फैसला है कि अगर उन्होंने जन्म लिया इस जातियों में, इन वर्गों में, तो ये अन्याय उनको सहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, जो लोग इस बात पे हंसते हैं कि हमें वोट नहीं मिला है, जो लोग इस बात पे हंसते हैं कि हमारी जमानत जब्त हुई है, तो आपको क्या लगता है, आप मुझे हराने के लिए सोच रहे हैं? नहीं, आप मुझे नहीं हरा रहे हैं। आप किसी लड़ने वाले व्यक्ति से उसके हथियार छीन रहे हैं। ये लोकतंत्र, यहाँ सरों की कीमत है। अगर आप मुझे लड़ने की ताकत देंगे तो फिर आप मुझे लड़ते हुए भी देखिए कि मैं लड़ता कैसा हूँ। अभी तो मैं मैदान में उतरा भी नहीं। अभी से विरोधियों को मेरा मुझसे इतनी परेशानी, बीमारी में आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से परेशानी है, जो लोग लड़ना चाहते हैं उनसे परेशानी है। मेरी लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है कि भाई मैं विधायक बन जाऊं या MP बन जाऊं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग विधायक MP बन जाएं। लड़ाई है इस अन्याय के खिलाफ कि अन्याय खत्म होना चाहिए। और आखिर हर चीज़ की एक सीमा होती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियाँ स्वयं काट देगा। लेकिन बेड़ियाँ तो नहीं कटी हैं, गुलाम ही रह गया, और गुलाम ने इसको अपनी किस्मत का फैसला मान के स्वीकार कर लिया है। जबकि गुलाम को इसके खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए था, लेकिन चलाए कौन? जो गुलाम चलाएगा, जैसे जितेंद्र ने प्रयास किया, उसकी हत्या हो जाएगी। तो फिर हम लोग तमाशा देखेंगे, 2 दिन धरना प्रदर्शन करेंगे, हल्ले मचाएंगे, तीसरे दिन घर में पड़ के सो जाएंगे। फिर किसी और जितेंद्र का नंबर होगा, हो सकता है कल चंद्रशेखर का भी नंबर हो सकता है कल आपका भी नंबर हो। तो ये अन्याय कब तक? तो आप मुझे कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, आप उस सोच को कमज़ोर कर रहे हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने तैयार की है, जिसको भीम आर्मी कहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी कहते हैं, जो शोषित वंचित वर्ग के लोगों में ये विश्वास जगा रही कि हम लोग लड़ सकते हैं। मेरी आपसे अपील है, 25 तारीख तक मुख्यमंत्री की, 26 हमारी है। राजस्थान के लोगों से मेरी अपील है कि जब ये मांग पूरी ना हुई तो आप देखना कि फिर अपने हकों के लिए कैसे लड़ा जाता है राजस्थान में। 26 तारीख को मैं यहाँ आऊँगा और 27 तारीख को हम लोग पैदल मार्च करेंगे। दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। कितना समय लगे, पैरों में छाले पड़ जाएं, धूप हमारी हिम्मत नहीं रोक पाएगी, भूख प्यास हमारा लक्ष्य नहीं रोक पाएगी, लेकिन हम लोग चलेंगे और कूच करके। पुलिस चाहे गोली चलाए, लाठी चलाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। रही बात यहाँ की सरकार की, तो अब ये भी स्पष्ट है कि अगर आप पिछड़े वर्ग से आते तो जरूर नहीं कि बहुजनों के हितैषी हो सकते हैं। ये यहाँ की ये चरित्रार्थ है, ये मतलब एग्जाम्पल है, उदाहरण कि आप भी सामंतों गुलाम हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से हैं,
और वो भी इस अन्याय को आम लोगों का जीवन समझ के अगर इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप भी सामंत गुलाम हैं। फिर आप अगर मेरी जात के हैं, पिछड़े हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप में भी हिम्मत नहीं तो फिर ऐसे लोग चीफ मिनिस्टर की जरूरत क्या। मैंने तो उनसे भी कहा कि आप कुर्सी छोड़ो, आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहा है। बड़ी बात क्या है, हमने सोचा कि ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग ही, बीजेपी की सरकारें ही करती हैं, लेकिन ये तो यहाँ कांग्रेस की सरकारों में भी होता है। यानी कि ताकतवर लोगों की जड़ें सब जगह है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई सी और पार्टी, सब जगह है। और ताकतवर की के लिए अन्याय करना आसान काम है, क्योंकि उसको बचाने वाले सब जगह बैठे हैं। लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी बहुत हैं, और मैं ये ऐलान करता हूँ जोधपुर की धरती से कि ये अन्याय अब ख़त्म होगा। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप इस लड़ाई में भागीदार बने, और या फिर तय करें कि गुलामी का जीवन ही स्वीकार करना है या इस अन्याय को ख़त्म करना है, इस कुरीतियों को, कुप्रथा को ख़त्म करना है। क्योंकि जब आप बहनों माताओं के सम्मान की बात करते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं होगा कि आप, जैसे मैं कहता था कि महिला इस देश में 2 दर्जे के नागरिक हैं, गुलाम हैं परिवार के, लेकिन ये तो उससे बड़ी गुलामी है। हम तो यहाँ गुलामों से भी बड़े गुलाम, राजस्थान में पाली ज़िले में, और ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं यहाँ। मैं राजस्थान के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप इसको अपना जीवन मान चुके हैं और इस गुलामी में जीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप अगर कुछ करके दिखाना चाहते हो और चाहते इस अन्याय से ये अन्याय ख़त्म हो तो फिर आप साथ दीजिए। आज जो लोग पहुँचे बीमारी में आज़ाद समाज पार्टी और उनसे अलग जो संगठन के लोग पहुँचे, उन सबका भी दिल गहरे से आभार करता हूँ। आज एक अच्छी चीज़ मैंने देखी कि बहनें माताएं बड़े पैमाने पर थी, हजारों बहनों माताएं आई थी। ये इस बात का प्रमाण है, और कई जगह मुझसे वो रोड पे भी खड़ी मिली और वो उन्होंने मुझसे एक ही कहा कि उन हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। ये इस बात का प्रमाण है कि ये यहाँ की महिलाएं अन्याय को महसूस करती हैं और वो इसके खिलाफ लड़ना चाहती हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बहनों माताओं का ज़रूर, बच्चियों का, अपनी, उन हर एक साथियों का जो वहाँ गए, क्योंकि मुंह से बोल देना ही बहुत होता है, आप तो निकल के गए, आपका धन्यवाद। लेकिन याद रहे लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, और किसी जितेंद्र मेघवाल को इस तरह ना मारा जाए। और उसके मेरे यहाँ रहते 2-3 घटनाएं आसपास की पता लगी है मुझे। मैं कल उस यहाँ के अधिकारियों से मिलूँगा, आज भी मैं यहाँ के IG रेंज के अधिकारियों से मिल के आया हूँ, उनको अपनी जानकारी जो मतलब जो यहाँ मेरे पास एप्लीकेशन 6-7 आई थी वो पहुँचा के आया हूँ। कई ऐसे मामले जिन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो अन्याय तो चल रहा है। अब आपको तय करना है अन्याय के खिलाफ आप लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, या फिर अन्याय को अपना जीवन मान के और आप भी मुंह पे उंगली रख के और कानों में रुई लगा के घर में पड़ के सोते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं, जोधपुर में बहुत ताकतवर है, लेकिन जोधपुर से 100 किलोमीटर के आसपास हम जानवर से बुरा जीवन जी रहे हैं। ये न्याय नहीं। जब आप समाज की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, तो कम से कम जहाँ अन्याय हो रहा है उन पर भी जागरूक बनिए। इसलिए मैंने कहा कि भीम आर्मी को हर गांव तक पहुंचाइए कि ये जो अन्याय गांव तक होता है हमें इसकी जानकारी मिले और हम इसको लड़ सकें और इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा सकें, और जो लोग इस अन्याय को सह रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन हो, उनको न्याय मिले। भीम आर्मी के अपने एक मायने, अगर भीम आर्मी है तो लोगों में विश्वास है। तो अगर भीम आर्मी तक सूचना आ जाती तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता लड़ते हैं, न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ घर गांव में भीम आर्मी हो। इसलिए मैं अपने पूरे देश में रहने वाले जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़े पैमाने पर काम शुरू कीजिए। हमें, जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। और अगर हम दिल्ली में बैठ के खुश हो रहे हैं या मैं सहारनपुर में बैठ के खुश हो रहा हूँ कि भाई यहाँ तो अन्याय नहीं हो रहा है, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। अन्याय तो हो रहा है, बस हम देख नहीं रहे। जैसे अगर बिल्ली को देख के कबूतर या चूहा जो है रेत में सर दे, आंखें गड़ा ले और ये सोचे कि अन्याय नहीं हो, बिल्ली को मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो ये गलती कबूतर की है, ना कि बिल्ली की। वो तो शिकार को खोज ही रही है, शिकार उसको मिल ही जाएगा। तो आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई, 26 तारीख को महाआंदोलन है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर
उस आंदोलन को जीतना है और उस आंदोलन के जरिए मैं बस ये भी बताना चाहता हूँ सरकार को कि अब हम अन्याय नहीं सहेंगे, और जितना जल्दी हो सरकार को ये समझ आ जाए उतना बेहतर है। नहीं आएगा तो सरकार को बताना भी जो है हमें आता है कि सरकार को बताना कैसे। साथियों, आंखों को मूंद लेने से खतरा टल नहीं जाएगा। अगर आप आंख बंद कर ले रहे हैं आज इन घटनाओं पे, तो ऐसा नहीं खतरा टल जाएगा। अभी नहीं संभले तो फिर ये सब देखना पड़ेगा और ये देखा जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, आंखें मूंदने से खतरा टाला नहीं जाएगा, ना खतरा टलेगा। इसके अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, झटपटाहट आप में दिखनी चाहिए। जय भीम, जय मंडल, जय भारत, जय संविधान। और मैंने आपसे कहा कि बहुजन एकता के लिए जय भीम जय मंडल जरूरी है, तो अगर कोई आपसे जय भीम कहता है तो आप उसको अभिवादन में जय मंडल भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई जय मंडल कहता है तो अभिवादन में जय भीम भी कह सकते हैं। अपनी एकता को मजबूत कीजिए, शोषित वर्ग के लोग एकजुट हों, और अब बहुत जल्द आप मुझे सड़क पर लड़ते हुए दोबारा से देखिए। धन्यवाद। जय भीम। मेरा ये वादा है कि भाई जितेंद्र मेघवाल को न्याय मिलेगा, और इस न्याय की लड़ाई को मैं आखिरी अंजाम तक पहुंचाऊंगा, और उनको सजा मिलेगी, उनको फांसी होगी, ऐसे मेरा विश्वास है। उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।